नमस्कार, मैं हूं निखिल और आपका स्वागत है दुनियादारी में। लेकिन आम लोगों वाली दुनियादारी नहीं, मास्टर्स की दुनियादारी, मास्टर क्लास, जिसमें हर हफ्ते हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों पर लगाते हैं क्लास और दावत देते हैं मास्टर जी या मैम को और समझते हैं कि 7 समंदर पार जो घट रहा है उसके कारण क्या है, उसे समझा कैसे जाए और उसमें से भारत के लिए सबक किस तरह से निकाले जाएं। आज का विषय है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव। लेकिन ये चुनाव वैसा नहीं है जिसकी समझ हमने भारत में पैदा की है। ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन वहाँ एक सुगठित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, परंपराओं का संकलन है। फिर पार्टी का चुनाव जीतना एक दूसरी बात है और उस पार्टी में से एक प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये एक बिल्कुल दूसरे चुनाव का विषय होता है, बिल्कुल दूसरा चुनाव होता है। भारत की दिलचस्पी इन घटनाओं में सिर्फ इतनी नहीं है कि वहाँ पे ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री की रेस में। ये मौका है हमारे लिए ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं को समझने का भी, जिसमें राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के साथ साथ कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज के लिए भी बराबर की जगह है। यहाँ अब भी स्कैंडल्स के नतीजे में इस्तीफे होते हैं और प्रधानमंत्री तक कुर्सी छोड़ते हैं, और ये घटनाएं एक ऐसे शख्स के शिखर पर पहुंचने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं जिससे कुछ समय पहले तक कई लोग जानते भी नहीं थे। तो आइए शुरू करें आज की मास्टर क्लास में। पहले आपका परिचय कराते हैं आज के मास्टर साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप देख रहे हैं डॉक्टर श्रीश पाठक को। फिलहाल आप पढ़ा रहे हैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ नोएडा में, लिखते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ललन टॉप टीम। सर हम बिल्कुल लिज ट्रस और ऋषि सुनक पे आना चाहते हैं, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं वो इस चुनाव का संदर्भ समझें और उस प्रोसेस को भी समझें। तो क्या हम पहले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुने कैसे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे सकते हैं? बहुत सरल शब्दों में निखिल जी, उस प्रक्रिया के 2 भाग हैं एक्चुअली। सबसे पहले जो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के जो सांसद हैं वो पहले तो नॉमिनेशंस होते हैं कि नॉमिनेशन होते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उस कंजर्वेटिव पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा, और वो एक लंबी लिस्ट हो सकती है 5 से लेकर के 7, 10, 15 तक। और धीरे धीरे जो एमपी जो धीरे धीरे चरणबद्ध प्रक्रिया से फिर उसको 2 की लिस्ट पे लाया जाता है। तो अभी जो ऋषि सुनक हैं और लिज ट्रस हैं, वो 2 लोग आए हैं चुन करके, और ये तो पहला चरण हो गया उस प्रक्रिया का, जहाँ पे एमपीज़ जो है जहाँ पे हमने देखा कि ऋषि सुनक को ज़्यादा मत मिले हुए हैं और उनकी उम्मीदवार उनके साथ जो खड़ी हैं वो लिज ट्रस हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दूसरी प्रक्रिया बहुत ही निर्णायक मानी जाती है, और इसमें हमें ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि ब्रिटेन की जो आम जनता है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। ब्रिटेन की वो आम जनता जो कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबरशिप जिसके पास है, जो कि प्राथमिक सदस्यता शुल्क जो $30 है वो दे करके मेंबरशिप लेती है, वो इसमें वोट करते हैं। और इसका एक और, जैसे आप ये समझें कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो बहुत आप यूँ समझें कि वेल्दियर होते हैं और वाइटियर होते हैं। मतलब कि जो एक वहाँ पे जो एक जो गोरे वाली राजनीति है उसको कंजर्वेटिव पार्टी रिप्रेजेंट करती है, और कंजर्वेटिव पार्टी जो मूल्य है जो कंजर्वेटिज्म का उसको रिप्रेजेंट करती है। तो दूसरा जो सिरा है, दूसरी जो प्रक्रिया है, निर्णायक प्रक्रिया है, उसमें एमपीज़, उसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स होंगे वो सेलेक्ट करेंगे। तो वो बहुत ही निर्णायक चरण होता है। सर आपने एक चीज़ अभी आप बता रहे थे कि कंजर्वेटिव्स अपने आउटलुक में थोड़े से वाइट होते हैं। हाँ। तो उसको तोड़कर आप दर्शकों के फायदे के लिए क्या बताएंगे कि किस तरह के मूल्यों की हम बात कर रहे हैं? टैक्सेशन पे इनकी क्या नीति होती है, वेलफेयर स्टेट पे इनकी क्या नीति होती है, कैसे सोचते हैं कंजर्वेटिव्स? ऋषि सुनक जिनको लेके भारत में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि भारतवंशी हैं, वो कंजर्वेटिव ही हैं। तो किन मूल्यों के लिए खड़े होते हैं कंजर्वेटिव लोग? कंजर्वेटिव पार्टी दरअसल वो टोरियों का ग्रुप है, और टोरी को हम कैसे समझें सरल भाषा में, कि आप यूँ समझें कि जब ब्रिटेन की राजनीति लोकतांत्रिक हो रही थी तो एक धड़ा था जो मोनार्की के पक्ष में था, एक धड़ा था जो क्लासिकल लिबरलिज्म के पक्ष में था, जो फ्री मार्केट की बात करता है, जो कहता है कि राज्य को बहुत हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, जो कहता है कि मार्केट अपने आप चीज़ों को रेगुलेट कर लेगा, जो मार्केट का इनविजिबल हैंड है।
तो वो बहुत ज़्यादा वो इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंजर्वेटिव मूल्य, कंजर्वेटिव वैल्यूज़ वो होते हैं कि हमें डेमोक्रेसी तो चाहिए लेकिन फ्री मार्केट के कंडीशन पे नहीं, फ्री मार्केट के कंप्रोमाइज़ के पे नहीं, और दूसरा ये कि जो पुरानी चीज़ें हैं जिसने ब्रिटेन को यहाँ तक पहुँचाया है उसे भी हम लेकर के चलेंगे, तो इतिहास का गौरव रहे साथ जी बिल्कुल, जो ब्रिटिश प्राइड है वो भी लेकर के चलना है। तो अगर जो आपका सवाल था यानी कि फ्री मार्केट को वो प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम चाहते हैं, मिनिमल स्टेट, लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, और जो इमिग्रेंट्स हैं जो यूके में आते हैं, खासकर जब ब्रिटेन ईयू का पार्ट था तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कहते हैं कि 2011 में एक डेटा आया था कि लगभग 13% ऐसे लोग थे जो बाहर से आए हुए थे और रह रहे थे। दूसरा, टैक्स बहुत वो कम करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जनता पे ज़्यादा टैक्स का भार डाला जाए, और ये लोग ब्रेग्जिट के सपोर्टर रहे हैं शुरू से, तो ये कंजर्वेटिव ये लोग हो गए। अच्छा, अब मैं ना एक जो ब्रिटिश इमेजिनेशन है उसके अंदर स्कैंडल की खूब वैल्यू है। जिन लोगों ने क्राउन अगर सीरीज आपने देखी, जो ब्रिटिश मोनार्की की, वो काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट करती चलती है, ड्रामेटाइज्ड, लेकिन आपको वो देख के समझ में आता है कि ब्रिटेन में स्कैंडल का बड़ा महत्व होता है, चाहे वो रॉयल फैमिली में हो जो उनकी फर्स्ट फैमिली है, या फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे हो। और स्कैंडल ने पीछा नहीं छोड़ा कभी बोरिस जॉनसन का, जब वो लंदन के मेयर होते थे तब भी, और अब जब प्राइम मिनिस्टर हो गए, अब तो रुखसती हो गए, तब भी। तो हमें समझना चाहते हैं कि बोरिस जॉनसन जो ये प्रयोग किया था ब्रिटेन ने खुद के साथ में, उसको लेकर के ब्रिटिश राय क्या है? बोरिस जॉनसन को लोग कैसे देखते हैं, उनके प्रधानमंत्री काल को, और अब जब वो प्रधानमंत्री नहीं है, उनको फोर्स किया गया रिजाइन करने के लिए, उनको लेकर के राय क्या है? फिर ऋषि सुनक भी आएंगे, क्योंकि ऋषि सुनक भी बोरिस जॉनसन के बड़े करीबी होते थे, अब अलग हुए हैं। जी। एक तो आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है वो बहुत ही मैच्योर है इस मामले में, और लोकतंत्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका सबसे बड़ा पैमाना ये है कि पार्टिसिपेशन, जनता की जो सहभागिता है वो कितनी है। आप देखेंगे वहाँ राजनीति में कोई भी विकास होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, तो उसका असर बिल्कुल दिखने लग जाता है। तो आपने उस संदर्भ में जो ये सवाल पूछा है, तो इसमें आप देखेंगे बोरिस जॉनसन की यात्रा कैसे शुरू होती है। बोरिस जॉनसन बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं ब्रेग्जिट मूवमेंट के, और ये जब अगर मैं डेविड कैमरून की बात करूं, क्योंकि वहाँ से ये कहानी शुरू होती है ब्रेग्जिट की, तो डेविड कैमरून बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी लेकर के 2015 में आते हैं, लेकिन 2016 तक ब्रेग्जिट की बात चलनी शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे डेविड कैमरून एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं इनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन कैमरून का अपना जो स्टैंड है, जो पब्लिक स्टैंड है, कि वो ब्रेग्जिट के खिलाफ खड़े हैं। और जैसा मैंने वो डाटा भी बताया कि 13% लोग आने शुरू हो गए, और जो एक ब्रिटिश प्राइड है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ईयू में आपकी कहीं ना कहीं कुछ तो सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, ब्रिटिश प्राइड उसके लिए तैयार नहीं है। तो कैमरून मेजॉरिटी के साथ आते हैं, हालांकि वो सरप्राइज विनिंग होती है, लेकिन वो एक ऐसे स्टैंड पे होते हैं जो आने वाला इतिहास उनको एक अलग कर देता है। और ब्रेग्जिट के जो नतीजे आते हैं 2016 में, जो रेफरेंडम होता है, उसमें लगभग 52% लोग ब्रेग्जिट के पक्ष में खड़े होते हैं। तो फिर डेविड कैमरून फिर इस्तीफ़ा कर देते हैं, और डेविड कैमरून के बाद फिर जो दूसरी कैंडिडेट आती हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, वो थेरेसा मे होती हैं। और उस वक्त भी, जैसे आज हम बातें कर रहे हैं, उस वक्त भी दूसरे कैंडिडेट होते हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच से ही हमें चुनना होता है, ब्रिटेन को चुनना होता है, लेकिन अनअपोज्ड वो चुन ली जाती हैं, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से फिर वो आगे इनकार कर देते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट के बहुत ओपन सपोर्टर रहे हैं, और थेरेसा मे के टाइम पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं वो। और जब ब्रेग्जिट होना एक बात होती है, कहते हैं कि लगभग 1300 दिन इस पूरे प्रोसेस में लग गए थे। तो जब ये तय हो गया कि यूके ईयू का पार्ट नहीं होगा, तो फिर बहुत लेवल पे नेगोशिएशंस चलनी शुरू हो गई, और थेरेसा मे के लिए वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात हो गई, क्योंकि आपको ईयू से यूँ निकलना था कि यूके का नेशनल इंटरेस्ट दांव पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे एक अवसर दिखता है बोरिस जॉनसन को, और बोरिस जॉनसन एक दबाव की राजनीति करते हैं, और बोरिस जॉनसन अब एक कैंपेन अपनी समझ लीजिए समानांतर शुरू कर देते हैं। और वो ये, और उसके बाद चूँकि जो डील करती हैं थेरेसा मे ईयू के साथ, उसके विपक्ष में वोट पड़ते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, डिलीवर नहीं कर पाती हैं। जी। तो फिर होता क्या है, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है, और
फिर बोरिस जॉनसन अपनी कैंपेनिंग करने लग जाते हैं और वो एक टाइम बाउंड स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 31 अक्टूबर तक नेगोशिएशंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखिए बोरिस जॉनसन खुद वैसे ही आए हैं, अपने नेता को उन्होंने रिज़ाइन किया और बोरिस जॉनसन का रिजिग्नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, जैसे ऋषि सुनक का रिजिग्नेशन बोरिस जॉनसन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अब बोरिस जॉनसन का जब कार्यकाल शुरू होता है, थोड़ा सा और समय लूँगा निखिल जी, प्लीज। तो वो पहले तो हम ये देखें कि बोरिस जॉनसन को कैसे आम जनता देख रही है उस वक्त जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रही है और पूरे इतिहास की बात करेंगे तो लगभग 2/3 समय कंजर्वेटिव पार्टी के ही हाथ में सत्ता रही है। तो बोरिस जॉनसन उस पर्टिकुलर धड़े को रिप्रेजेंट करते हैं जो ब्रिटिश प्राइड को इंटैक्ट रखना चाहता है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं अचीवमेंट्स की बात करूंगा, तो बहुत ही सक्सेसफुली कंपेयर टू थेरेसा मे बोरिस जॉनसन ईयू के साथ नेगोशिएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कोविड-19 का जो पैंडेमिक आता है और बहुत बड़े हिस्से तक आप मैं कहूँगा कि कोविड-19 को लगभग ठीक से एड्रेस किया है बोरिस जॉनसन ने, जिसमें ये वही दौर है जब ऋषि सुनक बहुत ही लाइमलाइट में रहे हैं और ब्रिटेन में जब जब पैंडेमिक बड़े लेवल पे पहुंचा है ऋषि सुनक अपने कामों से बहुत चर्चा में रहे हैं। बल्कि ऋषि सुनक को उसके पहले लोग उतना नहीं जानते हैं। जब पैंडेमिक आता है ब्रिटेन में तो ऋषि सुनक बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स भी देते हैं, बहुत सेंसिबल बातें करते हैं और बहुत सारे पैकेजेस भी अनाउंस करते हैं जो आम जनता को सीधा ही फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन बोरिस जॉनसन आपने ठीक ही कहा कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसमें लगातार ही विवाद होते रहे हैं। तो उन पीछे के विवादों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री रहते विवाद हुए, जैसे कि पार्टी गेट स्कैंडल हुआ कोविड-19 में, जबकि लोग मिलजुल नहीं सकते थे पैंडेमिक की वजह से। आप जो है 10 डाउन स्ट्रीट में ऑफिस के अंदर आप पार्टी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। उसके बाद पार्टी विप जो हैं इमरान अहमद खान, सेक्सुअल हैरेसमेंट 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, उनके साथ एक ये मसला था, उनको बचाने का आरोप है उनके ऊपर। उसके बाद एक उनके साथी नील पेरिस हैं जिनको कहा गया कि वो पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़े गए। और उसके ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों हैं इमरान खान और नील पेरिस की, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का जो गढ़ था, 2 सीटें जो गढ़ मानी जाती थी, उसके बाद जो दोबारा चुनाव होते हैं कंजर्वेटिव पार्टी उन 2 जगहों से फिर वो हार जाती है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी की साख पे बट्टा लगता है, इसलिए ये बातें बहुत बड़ी आकार ले लेती हैं और ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। बोरिस जॉनसन की जो इमेज है वो दरअसल बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत उनका अपना यूनिक स्टाइल है और करिश्मा भी है, लेकिन अपनी इमेज में कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। और एक दूसरी इमेज भी बनी कि बहुत ट्रुथफुल नहीं है, जो कहते हैं बाद में फिर वो कहते हैं वो बंटाधारी हो जाता है। आप देखिए फिर बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी टाइम आता है और उसे वो जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक नया विवाद आ जाता है कि इस पूरे मसले पे उनको बहुत बड़ी विजय मिली थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो क्रिस पिंचर ने उनका साथ दिया था। अब ये क्रिस पिंचर बहुत ही विवादित शख्स हैं, उनके ऊपर दर्जनों मामले चलते हैं और ये कहा गया कि सब कुछ जानते बूझते भी और वही लेके डूबे भी उनको। जी। तो क्रिस पिंचर को उन्होंने अपना विप बना दिया। तो ये लगातार बोरिस जॉनसन की जो इमेज बनती गई कि हालांकि वो ब्रेक्जिट के मामले में तो चैंपियन रहे, कोविड-19 को भी अच्छे से डील किया, लेकिन उससे एक रेकलेस पीएम की छवि बनती है जो कि बहुत देश की जनता के सामने बहुत ट्रुथफुल भी नहीं रहा है। हम ये देख रहे थे कि अभी वो रिसेंटली वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बोरिस जॉनसन आपको यूके के एक फाइटर जेट में दिखते हैं और उस चीज को लेकर पूछा जा रहा है कि आप क्यों उस जॉयराइड में क्यों बैठे, आपने फाइटर जेट अपने मजे के लिए क्यों उड़वाया, और अब वो जवाब देते नहीं बन रहा है। उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि ठीक है वो उस पोजीशन पे है, वो जा रहे हैं भाई फौज क्या काम कर रही है, लेकिन उसके लिए उसको कोई बाय नहीं कर रहा है उस एक्सप्लेनेशन को। अब हम आना चाहते हैं ऋषि सुनक पे। ऋषि सुनक पे चलने से पहले एक जिसको कहते हैं जो फुटनोट होता है उनके जीवन में, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि वो भारतवंशी हैं, भारतवंशी वहां जाकर के प्रधानमंत्री की रेस में अब वो 2 लोगों में पहुंच गया है, बन सकते हैं प्रधानमंत्री, 50-50 चांस आ रहा है। हम ये समझना चाहते हैं कि ब्रिटेन में किसी विदेशी मूल के व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो गया हो, लेकिन उसका मूल तो अभी भी ऋषि सुनक के रूट्स भारत में है या अफ्रीका में है, उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी कितनी और हम इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि सुनक है कॉन्जर्वेटिव्स के साथ में जो कि माने ही जाते हैं इमिग्रेशन के खिलाफ। तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स और ब्रिटिश सिटीजनरी कितना एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वहां पे कॉमनवेल्थ से बहुत सारे आपको एमपीज दिखते हैं अंदर, उसमें कुछ भारतवंशी और भी हैं सुनक के अलावा।
कुछ सिख एमपीज हैं तो उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे कितनी जगह, जैसे हमारे लिए सोचना बड़ा मुश्किल है कि कोई आयरलैंड से आके यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, आने वाले समय में होगा लेकिन अभी मुश्किल है वहाँ, लेकिन ये हो रहा है, तो वो फर्क क्या है? इसका जवाब हमने बात की है पिछले सवाल में भी कि जैसे पॉलिटिकल कल्चर का डेवलपमेंट का एक डिफरेंस तो दिखाई पड़ता ही है, लेकिन एक बात और है, इसका जवाब शायद अभी आने वाला समय भी बताएगा कि वाकई जो दूसरा चरण है, पहले चरण में तो सुनक आगे चल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा चरण है वो टोरी के मेंबर्स, जो टोरी मेंबर्स हैं वो देंगे, और वो बहुत ही कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं और वो मान के चलते हैं कि जो ब्रिटिश का जो प्राइड है वो उनके साथ है और वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो एक उत्तर तो भविष्य देगा कि वाकई कितने एक्सेप्टेबल हैं जी। लेकिन जो पहला उत्तर है वो ये कि मैं कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था जिससे ये बात निकल के आई कि कंजर्वेटिव या जो वर्ड है, जो कंजर्वेटिज्म है, हर देश का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है वो उसको हमें उसके बरक्स समझना होता है। जैसे अगर आप नेपाल की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करेंगे जहाँ ग्रीन पार्टीज़ अभी इमर्ज कर रही हैं धीरे धीरे, जर्मनी में कोलिशन पार्टनर है, तो ये जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है वो कंट्रीज़ के हिसाब से थोड़ा वेरी भी करता है। तो आप देखें कि जो ब्रिटेन का जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो कहीं ना कहीं क्लासिकल लिबरलिज्म, न्यू लिबरल और उन सब उनका एक अमलगमेशन को भी वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये बात तो सच है कि धीरे धीरे वो बहुत ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जैसे LGBT का इशू है, कंजर्वेटिव पार्टी अभी उसको सपोर्ट करने लग गई है। लेकिन और ऋषि सुनक का भी यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक सबूत है, अपने आप में एक परिचायक है कि नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी भी धीरे धीरे चीज़ों को कर रही। लेकिन हमें बहुत लिटरल मीनिंग नहीं लेनी चाहिए कंजर्वेटिव पार्टी का। कंजर्वेटिव पार्टी चूँकि मैंने कहा 2/3 इतिहास में, ब्रिटेन के 2/3 इतिहास में वो लगातार सत्ता में रही है, तो अगर आप ब्रिटेन को एक मॉडर्न कंट्री कहते हैं तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी का उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हमें थोड़ा उस बरक्स भी देखना पड़ेगा। तो ऋषि सुनक की एक्सेप्टेंस तो है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन वाकई टोरीज उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं वो शायद कुछ ही दिन में हमें पता चल जाएगा, सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक हमें पता चल जाएगा। एक सवाल सर जो लोग फॉलो कर रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को, वो जानना चाहते हैं कि बहुत पुराने नहीं है सुनक उस लेवल पे जिस पॉलिटिक्स में अभी हैं। 2015 में MP बनते हैं और अभी 2022 ही आया है, वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में बिल्कुल पहुंच गए हैं, एक चरण दूर है। जनरली जब भारत से 7 समंदर पार दूर जाकर के कोई अचीवमेंट ले आता है तो हमको ऐसी उम्मीद रहती है कि वो स्टोरी रैग्स टू रिचेस होगी, लेकिन वहाँ ब्रिटेन में सुनक के बारे में उनकी प्रिविलेज को खूब डिस्कस किया जा रहा है। उनका चाहे बैंकिंग का एज अ फंड मैनेजर उनका कैंपेन हो या फिर पॉलिटिक्स में उन्होंने जिस तरह से लैंडमाइंस को स्किप किया है, तो एक काफ़ी समझदार एस्ट्यूट पॉलिटिशियन की छवि है उनकी। क्या सोचते हैं ब्रिटेन के लोग सुनक के बारे में? अगर मैं मीडिया कवरेज देखूं निखिल जी, तो मैंने हमेशा देखा कि पैंडेमिक के टाइम पे तो लगभग स्टार की इमेज बन गई थी उनकी, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों से जो उनका कवरेज है, हर बार एक बहुत ही उनके बारे में पॉलिटिकल कमेंट्स तो लिखे होते हैं, साथ में कहीं कहीं ब्रैकेट में ये भी लिखा होता है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है और वो किस ब्रांड का है। तो लगातार ब्रिटिश मीडिया ये हाईलाइट करती है कि ऋषि सुनक दरअसल एक एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो वो सवाल था कि बहुत कम टाइम में पॉलिटिकल लैंडस्केप उन्होंने कवर कर रखा है, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स, जो डेवलप्ड पॉलिटिक्स है, मतलब मॉडर्न टाइम की जो पॉलिटिक्स है, आप US के लिए भी कह लें, ओबामा का भी कैरियर, कोई पॉलिटिकल कैरियर कोई बहुत बड़ा नहीं था, और जिस एज में ओबामा राष्ट्रपति बने हैं तो अभी भारत जैसे देशों के लिए तो ये सोचना ही मुश्किल है। तो वो एक पॉलिटिकल मॉडर्निटी और डेवलपमेंट का तो एक रिजल्ट है ही, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन ऋषि सुनक ये बात कहना होगा कि ऋषि सुनक वाकई बहुत ही प्रिविलेज रहे हैं ब्रिटेन में। अगर आप दोनों की तुलना करें, दोनों कैंडिडेट की, तो भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई कि दोनों का ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में है, और इसके पहले जो स्कूलिंग है उसमें ऋषि सुनक की जो स्कूलिंग है वो काफ़ी एलीट क्लास स्कूल है, और उसके बाद जो आगे जिस तरह के वो कंपनी में काम करते हैं, गोल्डमैन सैक्स, जिसका आपने अपने हवाला भी दिया, तो वो जो एक पूरी पोजिशनिंग है, फिर MP बनना जहाँ से वो MP हैं, और जिस तरीके से वो चूँकि बोरिस जॉनसन की जो कैंपेनिंग थी उसमें ऋषि सुनक ने बहुत अच्छा काम किया था, और इसीलिए ऋषि सुनक को फिर वो उसको फ़ायदा भी मिलता है। और ऋषि सुनक ये एक मामला भी चल रहा है ब्रिटेन में कि उनकी जो वाइफ हैं वो भारत में इन्फोसिस में नारायण मूर्ति उनकी बेटी हैं। तो ये भी एक, हालांकि हाउस में उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड भी किया हाल ही में, और बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। तो ऋषि सुनक बहुत ही
ये बात ठीक है कि उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले, लेकिन इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि प्रिविलेजेस मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को इस तरह से ग्रूम किया है, वो कॉन्फिडेंस है उनके पास, वो परफॉर्मेंस है उनके पास कि आज नहीं 2020 में ही मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं ट्विटर पे और बहुत जगह ब्रिटिशर्स कर रहे हैं कि ऋषि सुनक जैसा पीएम ब्रिटेन को मिलना चाहिए। तो ये बात 2022 की नहीं है, 2020 में भी बहुत बार उनका नाम उछाला गया है। तो वो पैंडेमिक के टाइम पे उनका जो परफॉर्मेंस है वो कोई प्रिविलेज्ड परफॉर्मेंस नहीं है, वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, इतना तो उनके बारे में कहना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, वो इसीलिए यहाँ तक कि जितनी बात हमने प्रोसेस को लेके भी की है उसमें भी ये बात बिल्कुल दर्ज होती है कि उतने पूरे प्रोसेस और उतनी मैच्योर पॉलिटिक्स में अगर आप वहां तक पहुंचे हैं तो वो सिर्फ प्रिविलेज कितना करेगी, आपको गेट पास है वो उस दरवाजे पे खड़ा कर देगी, उस सीढ़ी चढ़ने में तो आपको अपना दिमाग अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, जो ऋषि सुनक ने की है और उसी को लेकर के अब भारत में बहुत दिलचस्पी भी है। एक और चीज़ जो अगेन उनकी पॉलिटिक्स को लेकर ही पूछी जा रही है कि ऐसा उन पे इल्ज़ाम है या कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि पेनी मॉर्डेंट होती उनके खिलाफ खड़ी, लेकिन उन्होंने अपने वोट्स ट्रांसफ़र करके लिज ट्रस को अपना कंपटीटर बनाया। अंदर की बात किसी को पता नहीं है, ये सीक्रेट वोट हुआ था, लेकिन इसके पीछे दोनों चीज़ें मैं पॉलिसी वाइज भी समझना चाहता हूँ कि क्यों उन्हें लगा कि लिज ट्रस एक बेहतर ओपोनेंट होगी, और दूसरा पेनी मॉर्डन को लेकर के वो क्यों थोड़ा सशंकित आशंकित थे, अगर इस बात में कोई आधार है कि उन्होंने नंबर 2 को नंबर 3 बनवाया इलेक्शंस में। आपने इशारा कर दिया है कि पहली बात तो यही है कि ठीक ठीक तो कोई भी नहीं बता सकता, और शायद आने वाले समय में बात पता भी चले, लेकिन अभी तो नहीं पता कि वाकई सुनक ने क्या किया नहीं किया। लेकिन अगर जो उपलब्ध चीज़ें हैं उस पर अगर हम विश्लेषण करने की कोशिश करें निखिल जी, तो कहते हैं कि जो पेनी मॉर्डन थी उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उनका जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है वो खासा ऋषि सुनक के साथ मैच करता है। लेकिन जहाँ पे वो दूसरी बात जो आ जाती है कि जो सेकंड जो प्रोसेस है, जो दूसरा चरण है चुनाव का, जहाँ पे टोरी मेंबर्स वोट करेंगे, कहते हैं कि वहाँ पे पेनी ज़्यादा मॉडर्न ज़्यादा वहाँ पे पावरफुल नज़र आती हैं, क्योंकि टोरी जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं उनके साथ ज़्यादा करस्पॉन्डिंग पर्सनालिटी बन जाती है। अब ऋषि सुनक इस लेवल पे हैं, क्या वो ये पॉलिटिक्स कर सकते हैं कि वो अपने वोट ट्रांसफ़र करा करके वो मॉडर्न की तरफ ले जा सकते हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। एक और बात कही जाती है कि अगर आप दोनों कैंडिडेट का कंपैरिजन करें, मतलब लिज ट्रस के साथ मॉडर्न का कंपैरिजन करें, तो लिज ट्रस की जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है वो खासा अलग है ऋषि के साथ, और ऋषि उसको ईजिली काउंटर कर सकते हैं जो डिबेट्स आने वाली हैं, और पिछले कई डिबेट्स में उन्होंने कर रखी हैं। और मैंने तो यहाँ कुछ एक दो उदाहरण हम दे सकते हैं कि लिज क्यों उनको एक इजी ओपोनेंट लगेंगी। लिज एक्चुअली लिज के साथ, लिज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि मैं टैक्स कट की बात करूंगी, और टैक्स का जो भार है वो आम जनता पे नहीं आना चाहिए। वहीं पे ऋषि जो है कहते हैं कि नहीं, टैक्सेशन तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा, अगर आप वेलफेयर स्कीम में पैसे खर्च करना चाहते हैं तो सरकार के पास रेवेन्यूज़ आनी होगी ना, अदरवाइज़ तो ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ जुमला है। तो अगर आप एक तरह की पॉलिसीज़ के अपोनेंट से बात करेंगे तो फिर वो फ़र्क नहीं नज़र आएगा और इम्पैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप लिज ट्रस के साथ वो बातचीत कर रहे हैं तो जो पॉलिसी डिफरेंस है उसमें आपको मौका मिलेगा अपने आप को अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने का। लेकिन दूसरा जो चरण है उसमें भी आप देखें कि अगर मेरे पास दो विकल्प हो कि पॉलिसी भी मैं उसके साथ फाइट करने वाला हूं जिसका पॉलिसी ओरिएंटेशन भी सेम है, और जो दूसरे चरण में मुझे बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है, तो मेरे पास एक विकल्प ये हो सकता है, अगर मैं कर पाऊं कि कम से कम दूसरा चरण मेरे हाथ में नहीं है, बहुत नियंत्रण में नहीं है, तो कम से कम मैं उस पर्सनालिटी को चुनूं जहां पे पॉलिसी डिफ्रेंसिएशन है और वहां मुझे स्कोप मिलेगा अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। एक और बात कही जा रही है निखिल जी कि टोरियंस हैं, जो मेंबर्स हैं, अभी कुल 50-56 दिनों का समय ज़रूर है, लेकिन जो टीम है सुनक की वो बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है प्रचार करने का। एक तो मेंबर्स में वैसे भी उनकी साख थोड़ी कम है, बहुत जल्दी से वो राजनीति में आए हैं, और ये सांसदों की नहीं, ये पार्टी मेंबर्स की बात हो रही है जो फी देकर हाँ, जी टोरी मेंबर्स, बिल्कुल। तो ये भी है कि एक तो वो बहुत जल्दी राजनीति में आए हैं, तो उन पे समर्थन उनको हासिल करने के लिए समय चाहिए, और जो पोस्टल बैलेट होंगे वो अगस्त के पहले हफ्ते तक वो आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप अगस्त के हिसाब से देखें तो फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुल 15 से 20 दिन का समय ऋषि सुनक को मिलता है। तो इस वजह से एक बार फिर लिज ट्रस को थोड़ी सी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस मिल जाती है, बढ़त मिल जाती है।
अच्छा, अभी तक ना जिस तरह से आप बता रहे थे कि सुनक कैसे यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने किस तरह लिज के साथ मुकाबला करना बेहतर समझा बनिस्बत पेनी मॉर्डन के, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ तक के आए हैं और उसमें उनकी स्किल ने और उनके इंटेलिजेंस ने उनका साथ दिया है, वो स्मार्ट पॉलिटिशियन आप दिखते तो हैं कम से कम यहाँ तक पहुँचने में, तो जितना टाइम उनके पास अवेलेबल है, क्या उनके पास कोई रास्ता नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है एक तरह का, उसको वो करने का? क्योंकि जैसे अगर वो लिस्टर्स को सिर्फ इसलिए चुन रहे हैं कि उनके साथ बहस करना मेरे लिए आसान रहेगा, तो जिन मुद्दों पे वो अपने पार्टी मेंबर्स के वोट मांगेंगे, क्या उनके पास उनसे कहने के लिए अब ऐसी चीज़ें नहीं है जो उनका जनाधार बढ़ाए? क्योंकि यंग है, एक सक्सेस स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर कंजर्वेटिव चुन लेते हैं ऋषि सुनक को तो। नहीं, राजनीति में तो उलटफेर कभी भी हो सकता है निखिल जी, और ब्रिटेन की राजनीति ने भी कई बार उलटफेर वाले परिणाम दिए हैं। और ऋषि सुनक के साथ एक पॉजिटिव इमेज ये बनती है कि यंग है, जैसा आपने कहा दी। दूसरा ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम दो अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों पे बात नहीं कर रहे हैं, एक ही पार्टी, हम एक ही पार्टी के दो उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक प्रधानमंत्री के अंडर में एक साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री शेयर की है, बहुत सारी मीटिंग्स में वो साथ रहे होंगे, तो पॉलिसी ओरिएंटेशन का डिफरेंस इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर सुनक ये बहुत संभव है कि आने वाले जितने भी समय उनके पास है, ये बहुत संभव है कि वो कुछ अपनी इमेज ऐसी बनाएं या ऐसी डीलिंग करें, ऐसी बैकडोर नेगोशिएशंस करें कि टोरी मेंबर्स उनके ऊपर उनको समर्थन कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी उनका जो प्रयास होगा अपने आप को रीएडजस्ट करना, अपनी प्रोजेक्शन चेंज करना, एडजस्टमेंट करना, ये कोई बहुत असंभव बात नहीं है राजनीति में, वो खासकर जब हम एक ही पार्टी की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक उलटफेर, जैसे अभी 2-3 सर्वे आए हैं, एक सर्वे कहता है कि बहुत क्लोज मुकाबला होगा। मैं ये पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्लोज मुकाबला होगा तो यानी कि वो ऋषि सुनक को ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रहे हैं कि आने वाले 15-20 दिन में ऋषि सुनक अपनी इमेज पे, अपनी प्रोजेक्शन पे, अपनी ओरिएंटेशन पे, नेगोशिएशन पे काम कर सकते हैं। सो यू नेवर नो, एनीथिंग कुड हैपन इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, स्पेशली इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। एक चीज़ और जो स्पेशली जो लोग इंडिया में देख रहे हैं मास्टर क्लास को, उनकी जानने की इच्छा है कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं, जितने कॉमनवेल्थ देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे, वहाँ से बहुत सारे लोग जाकर के बसे हैं, वो इमिग्रेशन का एक मुद्दा है। अब कॉमनवेल्थ में 2 देशों के लोग वहाँ आपको बहुतायत में मिलते हैं, इंडियंस या भारतीय मूल के NRIs और जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ये दोनों जो नागरिक हैं वो एक ही कपड़े, एक ही थान से वो दोनों कपड़ा कटा हुआ है, सेंसिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, ज़बान एक दूसरे की बोलते हैं, खाना पीना एक दूसरे का होता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे इनकी गोलबंदी अलग अलग तरह से होती है। ब्रिटिश इंडियंस और ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ क्या सोचते हैं ऋषि सुनक को लेके, और क्या एक अपने इलाके का व्यक्ति पाकिस्तानियों के लिए और अपने देश का व्यक्ति इंडियंस के लिए, क्या ये मानकर के वो ऋषि सुनक के पीछे खड़े होंगे, या फिर उनकी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं जिसके हिसाब से ही वो उन्हें पसंद या नापसंद करेंगे? कैसे काम करती है ये चीज़? निखिल जी, इसका जवाब हमारे उस चर्चा में भी है जो हमने इसके जस्ट पहले की थी कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर का चुनाव है ये, और उसके जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो इमिग्रेशन को बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपका जो सवाल है कि भारतीय मूल के लोग वहाँ पहुँचे हैं और पाकिस्तानी मूल के लोग पहुँचे हैं, पहले तो हमें यही समझना होगा कि भारतीय मूल के लोग और पाकिस्तानी मूल के लोग, कितने लोग टोरी पार्टी के मेंबर हैं जी। तो क्योंकि अगर वो मेंबर हैं तो फिर वही लोग तभी वो वोट कर पाएंगे। अगर ये आम चुनाव होता तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। लेकिन अभी इस समय में परसेप्शन की बात हम कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत निर्णायक कोई असर पड़ेगा इस चीज़ का। जो एक रिस्पेक्टिव नेशनलिज्म है, हमारा मूल क्या है, जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के देश के हिसाब से आप ढलने की कोशिश करते हैं, और एक तरह का ये प्रेशर भी होता है उन नागरिकों पे कि वो दे नीड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ मोर देन ब्रिटिश कंपेयर टू देयर इंडियन और पाकिस्तानी। एक बात है, उनको फिट इन होना है सोसाइटी में, तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर होता है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि ब्रिटेन में जो सब कॉन्टिनेंट है, ये जो हमारा अपना साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ के लोगों को पाकी कहते हैं, मतलब एब्यूजिव वर्ड है बट पाकी कह के भी, तो कई बार हम सुख में साथ नहीं होते लेकिन दुख में एक लामबंदी हो जाती है।
तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी और भारतीय अलग अलग तरीके से इस चुनाव को देखेंगे, लेकिन ये बात और ज़्यादा असर तब करती जब ये ब्रिटेन का आम चुनाव होता। अच्छा, इसी सवाल को भी उल्टा करते हैं जी, कि जी। मान लेते हैं कि सुनक जीतते हैं, तो क्या मतलब उनके प्रधानमंत्री बनने का असर जो ब्रिटिश समझ है एशियंस को लेकर के, स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानीज को लेकर के, उसमें कोई फर्क आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो उस तरह से काम करेगा? ये विदेश नीति का सवाल हो गया निखिल जी। और अगर सुनक या बल्कि सुनक पे ही बात करते हैं क्योंकि ये सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो सुनक अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो ब्रिटेन की जो विदेश नीति है और ब्रिटेन के जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द आसपास ही सुनक को भी काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करेंगे और यूके जहाँ कहीं भी डिप्लोमेटिकली जहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, जिस तरीके से दिखाई पड़ता है, सुनक को भी वही स्टैंड लेने पड़ेंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में तो आपको कॉन्टिन्यूटी देखनी पड़ती है और आपको कॉन्टिन्यूटी भी देखनी पड़ती है। और एक और शब्द है, मैं अभी भूल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स भी आपको देखने पड़ते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी देखने पड़ते हैं। तो जैसी चीज़ें आती हैं ठीक उस तरीके से फॉरेन पॉलिसी रिएक्ट करती है। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा इशू आ जाता है निखिल जी जो साउथ एशिया से कनेक्टेड है, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान आपस में फाइट कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट है, तो मेरे ख्याल से जैसा उन्हें समर्थन मिलेगा हाउस ऑफ कॉमन से, जैसी उनकी पार्टी पॉलिटिक्स कहेगी, सुनक ठीक वैसे ही बढ़ना चाहेंगे। ठीक बात है। एक चीज़ और जो हमारे पास दरअसल सवाल बहुत सारे हैं, मैं उसमें से देख रहा हूँ कि हम कौन सा यहाँ खपा सकते हैं। एक चीज जो लोग ब्रिटेन को ब्रेक्सिट के टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड में पहले एक सॉफ्ट बॉर्डर थी, पता ही नहीं चलता था आपको, आप चलते चलते कार से जा रहे हैं और वो सिर्फ नक्शे पे बच गया था, वो लगभग एक ही मामला हो गया था। दोनों तरफ सिटीजन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जाने के लिए पासपोर्ट और ये सब चाहिए। अब एक हार्ड बॉर्डर, जब ब्रेक्सिट हो रहा था तब इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि एक हार्ड बॉर्डर वहां पे आ जाएगी, क्योंकि फिर तो पासपोर्ट आएगा, क्योंकि आयरलैंड तो रहेगा उसमें ईयू में और आप चले जाएंगे एक दूसरे, आप ईयू से बाहर जा रहे हैं, आप अपने को आपकी सोवरेनिटी को लेकर आप थोड़े से ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। अभी वहां पे क्या हालत है इसमें? बल्कि बोरिस जॉनसन का कंट्रीब्यूशन हमें याद करना चाहिए, क्योंकि यही वो मसला है जहाँ पे बोरिस जॉनसन को एज मिल जाती है और थेरेसा मे के साथ वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मेरे ख्याल से इस वाले मुद्दे पे तो ऋषि सुनक या लिज ट्रस दोनों ही बिल्कुल बोरिस जॉनसन को फॉलो करते ही मिलेंगे। और ब्रिटेन अपने अंदर ये नहीं चाहेगा कि वो कुछ ब्रेक्जिट जैसा कोई सीन बने या कुछ इस तरह के डिफरेंसेस आएँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टेटस कोइज्म ही रहेगा निखिल जी। ठीक बात। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रिटेन का जो भी प्रधानमंत्री बनता है, चाहे लिज ट्रस हो या फिर ऋषि सुनक हो, जैसा कि इंडिया में बहुत लोग चाहते भी हैं, उसके सामने, उस प्रधानमंत्री के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी? जैसे कुछ तो बहुत ऑब्वियस हैं, यूक्रेन में संकट चल रहा है, ब्रिटेन के अंदर इन्फ्लेशन है, इससे इतर उसको क्या क्या डील करना पड़ेगा अगले इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं होगा एक बहुत बेहतर सुंदर प्रधानमंत्री, सुंदर कह रहा हूँ, बहुत ही केपेबल, माफ कीजिएगा, काबिल प्रधानमंत्री खुद को साबित करने का, तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे सर? तो आपने जैसा कहा कि पहला तो चैलेंज इकोनॉमी के फ्रंट पे ही है और इसीलिए ऋषि सुनक की दावेदारी थोड़ी सी बहुत मीनिंगफुल भी हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ब्रिटेन में, और सिर्फ ब्रिटेन में नहीं है, वो बहुत सारे देशों में है, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस का असर तो है ही। तो पहला तो यही होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है या फिर जो इन्फ्लेशन है उसको टैकल करना। दूसरा, यूक्रेन क्राइसिस में जिस तरीके से बोरिस जॉनसन बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे, जो कुछ भी संभव था यूक्रेन के लिए वो करते रहे, तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं, कॉन्टिन्यूटी की तरफ ही ब्रिटेन इस पर भी बढ़ना चाहेगा। लेकिन वो अपने आप में चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वार अभी भी चल रहा है और किस करवट बैठेगा, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, उसके ऑनगोइंग रिपरकशंस हैं, तो ब्रिटेन उसमें कहाँ किस खांचे में फिट बैठेगा, तो ये भी एक चैलेंज होगा। तीसरी बात जो बल्कि इस पूरी दुनिया में ही है और ब्रिटेन में थोड़ा ज़्यादा ही इस पे बात हो रही, क्योंकि वहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है हीट वेव्स का, क्लाइमेट चेंज का। जी। तो चीन हो, अमेरिका हो, भारत हो, सब ने कुछ कॉन्क्रीट कदम उठाने शुरू किए हैं क्लाइमेट चेंज पे। मेरे ख्याल से आने वाला प्रधानमंत्री चाहे जो हो, वो क्लाइमेट चेंज को लेके उसे बहुत गंभीर होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जो अगली चीज़ है, वो ये मैं कहना चाहूँगा कि साउथ एशिया में, क्योंकि हम भारत से हैं तो दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी बात करना ज़रूरी है, तो दक्षिण एशिया में भी ब्रिटेन की जो प्रेजेंस है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक के आने से तो उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर लिज ट्रस भी आती हैं तो दक्षिण एशिया, खासकर
फिर इंडो पैसिफिक का जो पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्ट है, यूके वहाँ भी बहुत अपनी पकड़ बनाना चाहेगा। हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में क्वाड के बाद ऑकस भी है, और ऑकस में आपने देखा कि यूके है ही, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ भी उन्हें आगे लेके जानी पड़ेगी। वो भी एक चुनौती है, क्योंकि चीन लगातार ही एक चुनौती बना हुआ है, तो ये चीज़ है। एक सवाल जो सीधा सीधा ब्रिटेन से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आईआर में पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि एक समय आ गया है कुछ चीज़ों का जो कि अब घट के रहेंगी, और उनमें फिर उसके कुछ रूपक होते थे। डोनाल्ड ट्रंप उसमें एक नाम लिया जाता था, ब्राज़ील में बोल्सोनारो, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन जो कि अब रुखसत हुए हैं, उनकी वजह से ऋषि सुनक के लिए जगह बनी है। तो अब तो एक ग्लोबल राइज ऑफ राइट की बात हो रही थी, या उस तरह के मूल्यों की बात हो रही थी, स्ट्रॉन्ग मैन, डिसाइसिव, चाहे नतीजा जो भी हो, इस तरह की बातें। ट्रंप की रवानगी हो गई है, बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा है, उनको उन्हीं की पार्टी से एक व्यक्ति उन्हें रिप्लेस करने वाला है, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज में और काम करने के तरीके में थोड़ा तो फर्क हो गया। उन्होंने बोल भी दिया इनफैक्ट कि वो बोरिस जॉनसन को नहीं रखने वाले हैं अपने कैबिनेट में। तो एक दुनिया के कैनवस पे अगर हम देखें तो इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? जो वो ग्लोबल राइज ऑफ राइट की बात हो रही थी कि पूरी दुनिया में ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ या वहाँ, क्या उसमें कोई बदलाव आप देखते हैं, या फिर अभी भी उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं? अगर सवाल अपरिपक्व लगा होगा तो प्लीज करेक्ट मी। नहीं निखिल जी, इस तरह से मुझे ध्यान आता है कि एक रूपक और इस्तेमाल किया जाता था करीब पिछले साल तक। पुतिन का छोड़ दिया था मैंने नाम, पुतिन। हाँ, न्यू कोल्ड वार हम खूब इस्तेमाल करते थे, सारे एनालिस्ट भी यूज़ करते थे, लिखते भी थे। लेकिन कोल्ड वार कहने के पहले आपको पहले स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि 2 लोग होने चाहिए, उनके पीछे एक ग्रुपिंग होनी चाहिए, और वो डायरेक्ट वॉर में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी जब तक सारी कंडीशंस नहीं होंगी तब तक आप कोल्ड वार कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ये भी एक रूपक है कि राइट का इमरजेंस है, या फिर इसका, मुझे तो सभी तरह के आलेख मिलते हैं। जैसे अभी मैं अगर यूरोपियन पॉलिटिक्स पे बात करूं तो मैं तो कहूँगा ग्रीन पार्टी इमर्ज कर रही है धीरे धीरे, बहुत बड़ी बात है ये तो। आप ग्रीन पार्टी को कैसे समझें? एक शब्द में तो वो आप कह लीजिए कि कंटेम्प्रोरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़्यादा तरीके से कस करके पकड़ना चाहती है कंपेयर टू अदर लिबरल पार्टीज़। तो अगर आप उस तरह के आलेख देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लिबरल पार्टीज़ या डेमोक्रेटिक पार्टीज़ भी प्रिवेल कर रही हैं। चूँकि मैंने एक बात कही थी वो ये कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पॉलिटिकल कल्चर का डिफरेंस होने की वजह से हर कंट्री में इसके अलग कनोटेशंस निकलते हैं। जब आप इसको जनरलाइजेशन करते हैं कि न्यू राइट इमर्ज कर रहा है, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगा, ये शायद समझने में आसानी होगी। भारत में हम लेफ्ट कहते हैं, लेकिन नेपाल में जो हमारा बगल का मुल्क है तो लेफ्ट, वहाँ की जो लेफ्ट पार्टी है, माओइस्ट पार्टी है, उसने वहाँ पे रिवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे वो मोनार्की को एबोलिश करने में उसने कंट्रीब्यूट किया, और वहाँ की लेफ्ट पार्टी ने सरकार चलाई है। तो करीब करीब नेपाल की जो लेफ्ट पार्टी है वो लिबरल पार्टी की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को लेकर के आ रही है, मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसे ही ब्रिटेन की हम बात करें, चूँकि आज हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो लिबरल पार्टी जब शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में तो उससे लेफ्ट पार्टी कहा गया या लेफ्ट ओरिएंटेशन का कहा गया। तो इसीलिए जब आप राइट कह देते हैं या लेफ्ट कह देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप पूरी दुनिया की राजनीति को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम इस पूरी परिकल्पना का, पूरी परिघटना का एक गलत पाठ ले रहे होते हैं, निटी-ग्रिटीज को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा भी था, क्योंकि इस तरह की चीजें जब हमारे पास आपकी तरह के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं तो हमारी तरह तुक्केबाज होते हैं, जो वो 3-4 चीजें जोड़ के वो कुछ भी बता देते हैं और सुनने वाले को लगता है कि बड़ी इंटेलिजेंट बात है। नहीं। इसलिए हमने कहा कि उसको, मतलब उसको जो हमें लगता है क्या वो सही है या फिर जो सही है उसके लिए हमारे आँख कान बंद है। थैंक यू इस करेक्शन के लिए। बड़ा अच्छा लगेगा हमें भारतवंशी जब भी जहाँ भी जाकर के, चाहे उनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में करते हैं या पॉलिटिक्स में करते हैं या टेक्नोलॉजी में करते हैं, दुनिया में जहाँ भी जाकर के वो आगे बढ़ते हैं, भारत को अच्छा लगता है, भारतीयों को अच्छा लगता है, भारतवंशियों को अच्छा लगता है जो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। लेकिन ये चुनाव ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का है, इसलिए हम ये उम्मीद करेंगे कि ब्रिटेन के लिए जो भी सबसे अच्छा है और ब्रिटिश लोग अपने लिए जिससे सबसे अच्छा पाते हैं वो वहाँ का प्रधानमंत्री बने, उनका कुशल मंगल हो। सर, चलते चलते हम मास्टर क्लास के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ पे हम मास्टर साहब से मांगते हैं कुछ सिफारिशें, कुछ रिकमेंडेशंस। जो लोग ब्रिटिश पॉलिटिक्स को और फिलहाल जो ब्रिटेन में घट रहा है उसको समझना चाहते हैं, वो क्या देख सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? आप कुछ किताबें, फिल्में जो चाहें सजेस्ट कर सकते हैं। किताबें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि
जब आप ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो ये अपने आप में सिर्फ ब्रिटेन का इतिहास और संविधानवाद का इतिहास नहीं होता, बल्कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की शुरुआत कैसे हो रही है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे बन रहे हैं, तो ये उसकी बात भी हो जाती है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एंथोनी किंग की किताब है जो काफ़ी फेमस है, एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर किताब है। एक और किताब इसी सिलसिले में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो सिर्फ यूके पे नहीं है, वो दरअसल यूरोपियन मोनार्कीज़ पे है और वो कंपैरेटिव एनालिसिस है। दैट इज़ एडिटेड बुक एक्चुअली। सो टाइटल ऑफ दैट बुक इज़ द रोल ऑफ मोनार्की इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, यूरोपियन मोनार्कीज कंपेयर्ड, एडिटेड बाय रॉबर्ट हैजल एंड बॉब मॉरिस। एक और किताब सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आज का जो मुद्दा था वो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर का मुद्दा है और कंजर्वेटिव पार्टी में जो सबसे निर्णायक लोग होने वाले हैं वो उनके मेंबर होने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी किताब है टिम बेल की। टिम बेल काफ़ी फेमस पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स में। उन्होंने किताब लिखी है फुट सोल्जर्स पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप इन द 21st सेंचुरी। टिम बेल हैं, पॉल वेब हैं और मोनिका पोलेटी की किताब है। तो ये 3 किताबें मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स है कंटेम्प्रोरी उसको बताने में सक्षम होंगे। और तब जाके हमें समझ में आएगा कि हम ऋषि सुनक को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हमारा अपना उसमें हित जुड़ा हुआ है क्योंकि भारतवंशी हैं, आदमी खुश होता है, लेकिन वो डेवलपमेंट हुआ कैसे है, वो चीज़ आकार कैसे ले रही है, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा कैसे रही है, उस संस्थान की भी उस व्यक्ति की भी, दोनों चीज़ें आप अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप इस तरह की किताबें पढ़ के जानेंगे, बूझेंगे कि सिस्टम कैसा काम करता है ब्रिटिश मोनार्की का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। इस शुभकामना के साथ मास्टर क्लास की इस एपिसोड को हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाठक आपका, आप आए ललन टॉप के स्टूडियो में, आपने मास्टर क्लास में हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, बहुत सारे मुगालते हमारे दूर किए और बहुत सुनने लायक, बूझने लायक, समझने लायक बातें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। और मैं यहाँ करके बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ललन टॉप मेरे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है और बहुत लोगों को मैं यहाँ जानता भी हूँ, तो एक अपनापा भी लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, हमें भी आज से आप हमारे अपने हो गए। अब आपको हम बार बार तकलीफ देते रहेंगे। मास्टर क्लास के इस एपिसोड पर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगली किस्त के लिए आपको हमें मिलना होगा यहीं, हम भी आपको मिलेंगे यहीं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप।